नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। उसकी विस्तारवादी सोच पूरी दुनिया के लिए नासूर बनी हुई है। चीन की कारगुजारियों को लेकर भारत हमेशा सचेत रहता है और इसी सतर्कता के कारण चीन एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। कार्यक्रम में आज के हमारे 7 सवाल चीन की खुराफातों पर ही केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, तवांग पर चीन की चाल कैसे हुई बेनकाब। गलवान में मुंह की खाने के करीब 2.5 साल बाद चीन ने एक बार फिर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। इस बार जगह थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके की यांगसे पोस्ट, लेकिन चीन की इस कोशिश को भारतीय सेना ने विफल कर दिया। चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। चीन ने एक बार फिर से भारत की पीठ पर धोखे से हमला करके अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के मुंहतोड़ जवाब से उसकी ये योजना औंधे मुंह गिर गई और उसके सैनिकों को भारतीय सीमा से जान बचाकर भागना पड़ा। घटना 4 दिनों यानी 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। यहाँ के यांगसे इलाके में PLA के करीब 300 सैनिक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और यहाँ की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन सरहद पर भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस थी और उन्होंने तत्काल पलटवार करके चीनी सैनिकों को वहाँ से वापस अपने पोस्ट भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान वहां PLA के सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल हो गए। इस झड़प में 6 भारतीय सैनिक मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज गुवाहाटी सेना के अस्पताल में किया जा रहा है। भारतीय सेना के जोरदार एक्शन की वजह से चीन के कई जवान घायल हुए हैं। सरकार ने साफ किया है कि इस हाथापाई में भारतीय सैनिकों को ज्यादा चोट नहीं लगी है। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना के बाद भारत ने चीन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। सैन्य स्तर पर भी तवांग सेक्टर में भारतीय कमांडरों ने चीनी कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग करके उन्हें भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम न देने की हिदायत दी है। सरकार ने इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर भी उठाकर चीन के सामने इस इलाके में यथास्थिति बदलने की कोशिशों को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर में गलवान पार्ट 2 की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार उसकी होशियारी को भारतीय सैनिकों की चौकसी ने पलीता लगा दिया। भारतीय सैनिकों के जोरदार जवाब से उसके पैर तुरंत ही उखड़ गए और चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। दरअसल भारत को पहले से इस तरह की झड़प की आशंका थी। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 में 2 बार झड़प हुई थी। इनमें पहली बार 21 मई 2020 और फिर 15 जून 2020 को दोनों देश आमने सामने आ गए थे। जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि हिंसक झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे। इस साइड में
वो इंडिया के साथ में लगातार आग को सुलगाए रखना चाहता है, कभी लद्दाख की तरफ, कभी इसकी तरफ में, ताकि भारतीय जो सेना है वो बॉर्डर के ऊपर में लगी रहे और उसके साथ में वो हमको चेकमेट करके सके। गलवान के बाद चीन की कुटिल चालों से भारतीय सेना बखूबी वाकिफ हो चुकी है, लिहाजा इस बार वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के छक्के छुड़ाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। तवांग की घटना ये संकेत भी दे रही है कि चीन के इरादे नेक नहीं है और भारत को अभी भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो इंच इंच कब्जा करता है। क्या जमीन और क्या समंदर, चीन की ये सोच हर जगह दिखाई देती है। चीन की रणनीति रहती है कि दूसरे के इलाके पर दावा ठोककर विवाद खड़ा कर दे और अपनी ऐसी ही चालें वो भारत के साथ भी चलता है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अरुणाचल प्रदेश पर क्यों है चीन की बुरी नजर। पिछले 6 दशकों से चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। उसने कई बार उस पर कब्जे के लिए अलग अलग चालें चली, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में सरहद के प्रहरियों के शौर्य की वजह से चीनी सैनिकों के मंसूबे धूल में मिल गए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश चीन की आंखों में सालों से खटकता रहा है। चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है और इस पहाड़ी प्रदेश को धोखे से कब्जे में लेने की कई कोशिशें कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। ये राज्य ऐतिहासिक रूप से 100 साल से ज्यादा से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन करीब 15 लाख की आबादी वाले इस पहाड़ी राज्य पर चीन की हमेशा से नापाक नजर रही है। इस राज्य को अपने देश में मिलाने के लिए चीन ने कई बार साजिशें रची, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर 1914 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और तवांग ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे, लेकिन चीन ने इस समझौते को नहीं माना और 1950 में उसने तिब्बत पर अपना कब्जा किया तो अरुणाचल पर भी अपना दावा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कई मौकों पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपने नापाक मंसूबे जाहिर किए। 2014 में चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया। 2017 में अरुणाचल में 6 जगहों के नाम बदले। 2020 में अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखाया। 2021 में अरुणाचल के 15 जगहों के नाम बदलकर उसके चीनी नाम रख दिए। अब तवांग में जो हुआ है वो ये है कि जो इनका जो हमारा इलाका है वहां आके ये एक संगर बना रहे थे, वहां पे बंकर टाइप बनाने लगे थे, जिसको इंडियन ट्रूप्स ने ऑब्जेक्ट किया। पर देखने की बात ये है कि जो खबरें आई हैं कि ये चाइनीज ट्रूप उसी हिसाब से आए थे, वो अब जो डंडे और वो लाठियां लेके और वो तारों के साथ बांध के जिस हिसाब से गलवान में आए थे। इसका मतलब चाइना का जो है एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है उनके पास में कि भाई आप बंदूक मत इस्तेमाल करिए, पर आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए घायल करने के लिए हिंदुस्तानी ट्रूप्स को। 17,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर कब्जे से पूरे अरुणाचल पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए तवांग में चीनी सेना की खास दिलचस्पी है। लिहाजा चीन ने वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास मिलिट्री गांव बसा लिए हैं। 9 दिसंबर की घटना वाले दिन भी जो सैटेलाइट्स इमेज मिले हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि सरहद के पास उसने कितने सैनिकों को जमा कर रखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है। 9 तारीख जिस दिन ये क्लैशेस रिपोर्ट हुए उस दिन की तस्वीर है। उस दिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो चाइनीज विलेज, मिलिट्री विलेज बन रहा है, वहां अभी भी कंस्ट्रक्शन काम जारी है। इस विलेज को, इस गांव को जोड़ता हुआ एक सड़क, एक चौड़ी पक्की सड़क दक्षिण की तरफ यानी भारत के एलएसी की तरफ, चीन की तरफ से आ रही है। जो सबसे खास बात है वो ये कि पहले से यहाँ पे एक थांगला पास है जहां पे भारतीय सेना की एक साइजेबल डिप्लॉयमेंट रहती है। माना यह जा रहा है कि चीन की सेना की एक टुकड़ी इस रास्ते से पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती है।
चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के लिए कितना उतावला है, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1962 में युद्ध में चीन ने अक्साई चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी हमला बोला था, लेकिन भारतीय जवानों के अदम्य साहस की वजह से वो उस पर कब्जा करने में नाकाम रहा था। उसके बाद चीन अरुणाचल में हर भारतीय गतिविधियों का विरोध करता रहा है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को विवादित बताने के लिए चीन वहाँ के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन समय समय पर भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे का भी विरोध करता रहा है। हालांकि चीन की ओर से उठाई जाने वाली हर आपत्ति को भारत हमेशा से दरकिनार करता आया है। भारत का स्पष्ट मत है, अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही है। इसलिए भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे पर सवाल उठाना कहीं से तर्कसंगत नहीं है। अंकित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तवांग में चीन को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले चीन में इस घटना को लेकर सन्नाटा है, अजीब तरह का सन्नाटा। प्रोपेगेंडा चलाने वाली चीनी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक छोटा सा बयान जरूर आया है कि स्थिति स्टेबल है। हमारा तीसरा सवाल इसी को लेकर है और हमारा सवाल है, तवांग की घटना के बाद चीन की खामोशी के क्या मायने हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए, सन्नाटा का कारण एक ही है, बोलती बंद है। बोलती जब आप बंद कर देंगे, किसी को आप बोलती, जब ये तो छोटी सी जब घटनाएं होती थी तो किस तरह से इनके ग्लोबल टाइम, कितना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपको, हमें जानते नहीं। अब बोलती बंद इसलिए है कि अब जो ये विस्तारवाद यदि ये करना चाहते थे, विस्तारवाद का करारा जवाब गलवान के बाद, लद्दाख के बाद अब अरुणाचल और सब जगह सेंट्रल सेक्टरों में मिल रहा है। ये कहते थे कि भाई प्रॉक्सी, क्योंकि हमारी नीयत उस समय दूसरी थी, हमारी नीतियां दूसरी थी कि आप डेवलपमेंट, अब जो चाइना सोच नहीं सकता और जो रिकॉर्ड टाइम में आपकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो करना चाहता है, वहां के लोगों को जो बताना चाहता है, उन सभी चीजों के ऊपर में सब चीजें बदल चुकी हैं। अब चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग काबिज हैं और इस साल अक्टूबर महीने में वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए। भले ही चीन के तख्त पर जिनपिंग काबिज हों, लेकिन घरेलू चुनौतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, जब देश में जिनपिंग घिरते हैं तो सीमा पर तनाव बढ़ाते हैं। जिनपिंग के चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ सकता है। जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहकर इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प करते लोगों की ये तस्वीर चीन की है। चीन में प्रदर्शन आम बात नहीं है, खास तौर पर तब जब ये सरकार के खिलाफ हो। ऐसे में इस कम्युनिस्ट देश से प्रदर्शन की तस्वीरें आना बिल्कुल असामान्य है। यहाँ लोग इतने गुस्से में थे कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से भी भिड़ रहे थे। ऐसा देश जहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने तक पर मनाही है, वहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि ये देखते देखते राजधानी बीजिंग के साथ साथ शंघाई और वुहान से होता हुआ 5 बड़े शहरों में फैल गया। लोगों के सरकार के खिलाफ गुस्से की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। चीन में इस तरह के प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। माना गया था कि लोग जिनपिंग सरकार की नीतियों से नाराज हैं। हालांकि पिछले महीनों में कुछ दिनों में ये विरोध थम गया, लेकिन इसने ये संकेत जरूर दे दिए थे कि घरेलू मोर्चे पर राष्ट्रपति जिनपिंग की स्थिति ठीक नहीं है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद चीन ने तवांग में उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया। जिनपिंग जो है उस शी जो है उसकी जो अपनी एक जो तख्ता है वो कुछ डगमगा रही है। पहले कोविड हुआ था, जब कोविड हुआ था इन्होंने गलवान कर दिया। अभी इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है तो इन्होंने ये वाला इंसिडेंट कर दिया, जो तवांग के बीच में इंसिडेंट कर दिया। तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर चाइना के बीच में एक इंस्टेबिलिटी सी चल रही है
और उस इंस्टेबिलिटी को ध्यान बटाने के लिए शी जिनपिंग जो है वो अपने आप को क्या बोलते ईस्टर्न फ्रंट में भी रखने के लिए और इसमें भी रखने के लिए, अंदर का ध्यान बटाने के लिए ये कुछ ऐसा कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब घरेलू मोर्चे पर घिरते जिनपिंग ने अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की तरकीबों का सहारा लिया है। इससे पहले 2020 में भी शी जिनपिंग ने कुछ ऐसी ही चालबाजी की थी। उस समय सख्त कोविड पॉलिसी को लेकर चीन के लोगों में भारी रोष था और कई जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। इसी दौरान चीन के लोगों का ध्यान इन गंभीर मुद्दों से हटाने के लिए उन्होंने नई चाल चली और लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कराने की कोशिश की। जिस तरह से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में कर रहा है, चीन का उससे चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अकेला ऐसा कारण नहीं है कि उसको ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पार आना पड़ा, गलवान जैसा क्लैश करना पड़ा और अभी 9 दिसंबर को यांगसे में क्लैश करना हुआ। उसकी डिजाइन है कि वह भारत को विकास के रास्ते से रोक करके बॉर्डर पर ही एक्टिविटीज में सीमित करके फंसा दे, ताकि भारत जो विश्व परिदृश्य में अपना स्थान बनाना चाहता है उसमें कमी हो, उसमें रोक हो। वैसे इस साल अक्टूबर महीने में जब शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव चुना गया, उसके बाद से भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि सीमा पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 9 तारीख को हुई झड़प ने इसे सही साबित कर दिया। जिस तरह वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर तनाव हुआ है। हाल के सालों में कई मौकों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए 16 दौर की वार्ता हो चुकी है। इन सारी कवायदों के बीच तवांग की घटना सामने आई है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, तवांग की घटना से भारत चीन के कूटनीतिक संबंधों पर कितना असर पड़ेगा। आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा का। कूटनीति क्या होती है? कूटनीति होती है डिप्लोमेसी विच इज डिसाइडेड बाय आपका जो कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पावर है, और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो होती है, या तो आप घुटने टेक दो, हाँ उसको हम कहेंगे कूटनीति और डिप्लोमेसी। जो हम लोग करते रहे, कि वो कुछ करता रहा, हम बोलेंगे नहीं, हाँ बोले, वो चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही है, उसको दिखाई दे रहा। चीन की नजर हमेशा दूसरे देशों के इलाकों पर रहती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ड्रैगन की इस हड़प नीति से परेशान हैं और यही वजह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कई देशों से उसके रिश्ते तल्ख हैं। भारत के साथ भी तनाव कोई नई बात नहीं है। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। जो हमारी प्रोएक्टिव अब स्ट्रैटेजी हुई है, डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन, हमारी डिप्लॉयमेंट ऑफ माउंटेन स्ट्राइक कोर के बैटल ग्रुप्स, और जिस तरह से हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा कि सेंट्रल सेक्टर के अंदर में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन और इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक्सरसाइजेस की हैं। वो एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, हमारे को उनसे किसी से मतलब नहीं है कि हमें कोई मदद चाहिए। तवांग में जो कुछ हुआ उसे लेकर देश में सियासी पारा भी ऊपर चढ़ गया है। विरोधी सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उसके सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, राष्ट्रहित के मुद्दे पर सियासी संग्राम क्यों? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं नेता। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। ये तो कोई नए मामला नहीं है, लगातार हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारे जमीन को कब्जा किए रखे हैं चाइना, और लद्दाख से उत्तराखंड से लेकर अभी पहुंच गए अरुणाचल।
तो इस सारे मुद्दे को देखते हुए सारे हिंदुस्तान की आज की जो हालत ये खतरे में है, ये तो चाइना की तरफ से एक खतरे में डालने का हर संभव कोशिश किए जा रहे हैं। चाइना की ये साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार की क्या रवैया है, रुख क्या है, सरकार क्या इंतजाम कर रही है, हमें जानने को अधिकार है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के वक्त कहा था कि ना कोई घुसाए ना घुसाए, चीन घुस के बैठा है। डिसएंगेजमेंट आप करते हैं और उस मुकाम पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हम पोंगसोंगसू लेक में। इस अरुणाचल प्रदेश में जहां पर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, 12-13 हजार फीट नीचे से चीन ऊपर आता है, आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में बताइए? कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? भारत की प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए इसमें। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? आपने तो उठकर जाकर मिला था बाली में चीन के लीडर से। अब देखिए क्या हो। कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता शौर्य पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल इजाजत।